Jai Hind everyone, this is Mohit Sharma again back with a new video of the FCAT 1 to 2025 GK series of most expected questions। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोबारा मैं आज से पहले 5 सीरीज ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इस बारे में। आई मीन 5 वीडियोस मैं निकाल चुका हूँ एंड आई थिंक इट्स अ 6th वीडियो जो मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। तो काफ़ी क्वेश्चंस हम पहले कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम टारगेट करने जा रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को। सो गाइज आई होप आपको पुरानी वीडियोस आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो आप जाके पुरानी वीडियोस को देखिए। ठीक है, हर वीडियो में कुछ नया कंटेंट, कुछ नए तरीके हैं, कुछ नई न्यूज़ मिलेगी आपको। और ये एफकैट का पेपर आप सभी को पता ही है, जैसे कि अभी फिलहाल आने वाला है, बहुत करीब आ चुका है। तो उसी को देखते हुए हम एफकैट की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए सीधे वीडियोज़ को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स come back to the question number 1 basically when did cabinet mission plan came into the force actually। तो मैं बता देता हूँ। देखिए, अब सबको पता होगा कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हो रही थी तो उस दौरान अक्सर कर बहुत सारी बीच में बाधाएं आई, बहुत सारी चीज़ें थी जो बीच में आई हैं। उसी में से अगर मैं जो जेन्युइन चीज़ बताऊँ तो सबसे पहले 3 प्लान थे। एक था आपका ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ था आपका एक क्रिप्स मिशन। कांग्रेस इन दोनों प्लान्स को पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी। एक आपका 1940s में आया था और दूसरा आपका 1942 में आया था। और बाद में जब हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा और सब कुछ हुआ और ब्रिटेन की हालत ऐसी हुई कि ब्रिटेन अब भारत को ज़्यादा दिनों तक गुलाम नहीं बना सकता था और ऊपर से यूएन भी फॉर्म हो चुकी थी, यूनाइटेड नेशन, उसका प्रेशर, उसकी वजह से भारत को आज़ाद करने का डिसीजन लिया गया टू गिव द फ्रीडम टू द इंडिया। एंड बेसिकली वो जो आज़ादी थी वो दी गई थी हमको कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जो कि आया था 1946 में, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इज सी। अब इस मिशन प्लान के तहत बेसिकली हुआ क्या था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी इसी मिशन प्लान के तहत। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी जिसमें टोटल 389 मेंबर्स थे। 296 आर बिलोंग फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन लोग इस कैबिनेट मिशन प्लान में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो एक का नाम था अलेक्जेंडर, ठीक है, दूसरे का नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स, ठीक है, और तीसरे का नाम था लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये वही क्रिप्स हैं जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आए थे। और इनके क्रिप्स मिशन लाने के बाद गांधी जी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रम्बलिंग बैंक। ये गांधी जी ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था। इसके पीछे का रीज़न था, बहुत क्लियर रीज़न था कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रॉपर पूरी तरीके से लगभग पूरी तरीके से ना ख़त्म ही हो चुके थे। तो ब्रिटिशर्स ऐसी अभी तरीके, नए तरीके यूज़ कर रहे थे जिसका उतना इफेक्ट देखने को बनता नहीं था। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। काफ़ी डिटेल इस क्वेश्चन में मिली और काफ़ी क्वेश्चन, मैं सच बताऊँ तो इस CDS के पॉइंट ऑफ व्यू से या NDA के पॉइंट ऑफ व्यू से या एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैंने यहाँ पर, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सच में देखना, आपको दिख जाएगा बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ कवर हो चुके हैं इस एक क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स हैविंग इन इंडिया इन 2025 पैरा ओलंपिक्स। अब भाई इसका आंसर बहुत क्लियर है कि देखो, अभी रिसेंटली भारत में अच्छे खासे गोल्ड मेडल जीते गए पैरा ओलंपिक्स में और भारत ने सच बताऊं तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है पैरा ओलंपिक्स के टाइम पे। मैं आपको बता दूं, टोटल वी आर हैविंग 29, ठीक है, इन डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, टोटल वी आर हैविंग 29 पैरा ओलंपिक्स में आपके गोल्ड मेडल, सॉरी टोटल मेडल जीते गए हैं, टोटल मेडल। ठीक है, याद रखिएगा इस बार टोटल मेडल आर 29। उसके अलावा अगर इन डिटेल, अगर मैं इन शॉर्ट अगर इसकी बात करूं तो वी आर हैविंग 7 गोल्ड मेडल। ठीक है, उसके बाद 9 सिल्वर मेडल एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल।
भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस थी भारत की इस बार, लिटरली। ठीक है, तो मैं गोल्ड मेडल पे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, आंसर इसका बी हो जाएगा, बट मैं वो गोल्ड मेडल पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला जो गोल्ड मेडल दैट इज कॉल्ड, आपने सुना होगा हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह। ठीक है, और ये गोल्ड मेडल आया आपका आर्चरी में, आर्चरी में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो आपका गोल्ड मेडल आया है वो आया आपका एथलेटिक्स में, सुमित अंटिल। और तीसरा गोल्ड मेडल जो है वो दैट इज कॉल्ड धर्मवीर, ये भी एथलेटिक्स का है। चौथा जो गोल्ड मेडल है हमारे पास ये भी एथलेटिक्स का है। ठीक है, चलिए, चौथा गोल्ड मेडल दैट वी आर हैविंग दैट इज ऑल्सो फॉर प्रवीण कुमार। और जो पांचवा गोल्ड मेडल है वो भी नवदीप सिंह, आपने नाम सुना होगा, बड़े ही फेमस हुए थे ये अपने स्टेटमेंट्स की वजह से। तो ये हमारे पास टोटल जो गोल्ड मेडल हैं वो एथलीट्स वाले हैं, एथलेटिक्स में। दिस इज फॉर जैवलिन थ्रो, दिस इज फॉर जैवलिन थ्रो, दिस इज फॉर हाई जंप, एंड धर्मवीर जी का है दैट इज कॉल्ड क्लब थ्रो। और यहाँ पर जो हमारे सुमित अंटिल का है दैट इज अगेन फॉर जैवलिन थ्रो। तो ये टोटल 5 मेडल्स ये हो चुके हैं। उसके अलावा छठा जो मेडल है नीतीश कुमार, एंड ही इज इन बैडमिंटन। और जो 7th गोल्ड मेडल है वो हमारा शूटिंग में अवनी लिखारा। मैंने इनके बारे में एक वीडियो में पहले कवर कर रखा है, काफ़ी बड़ा अच्छा इतिहास इन्होंने रचा है। 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में, याद रखिएगा। चलिए, तो ये 7 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं। टोटल अभी तक 29 गोल्ड मेडल इस पैरा ओलंपिक्स में जीत चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। भारत के पास ओवरऑल 60 गोल्ड मेडल है, 60 टोटल मेडल्स है सॉरी इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो डाली थी, पुरानी वाली वीडियो, वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया था वो आपको दिया था मैंने शक्तिकांत दास। ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे गवर्नर वो थे। बट अभी अभी वो जो वीडियो थी 11 दिसंबर से पुरानी वाली वीडियो थी। तो अभी अभी क्या है कि 11 दिसंबर 2024 में हमारे जो बेसिकली जो टेन्योर था वो शक्तिकांत दास का ख़त्म हुआ है। और उसके बाद हमारे जो नए आरबीआई गवर्नर बने हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन को लाने का मतलब ये भी था कि हम इस चीज़ को कवर कर लें कि जो आरबीआई के गवर्नर अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं उनके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी था। उनसे पहले कौन थे? अच्छा, उनसे पहले हमारे उर्जित पटेल साहब थे, है ना। यानी कि सबसे पहले उर्जित पटेल साहब, फिर शक्तिकांत दास, फिर संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, 2018 तक का टेन्योर इनका था, 2024 तक का इनका रहा है। ये 2 बार बने हैं, ठीक है, बीच में। और इनका अभी 2024 से स्टार्ट हो गया है, इट स्टार्टेड। अभी 2025 आने वाला है, कल न्यू ईयर है, 1 Jan है, तो काफ़ी जल्दी देखने को। आई होप ये शायद आई थिंक आपको वीडियो 1 या 2 दिन बाद मिले। माइट भी पॉसिबल कि आपको 2 या 3 तारीख में ये न्यू ईयर के बाद ही आपको वीडियो देखने को मिले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 से कौन से प्रियम्बल को ऐड किया? देखो, मैं इसके बारे में ना जाने कितनी बार बता चुका हूँ। इस अमेंडमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग बोल तो 50% जगह, 50% से भी ज़्यादा जगह इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए। ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी आई थी, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और इसको लाने वाली नन अदर देन बट इंदिरा गांधी जी थी। काफ़ी कंट्रोवर्शियल वूमेन रही है अपने इतिहास में, तो इन्होंने काम भी ऐसे करे जो कंट्रोवर्शियों से भरे रहे हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी थी। और इसको लाने के बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 को लाने के बाद यहाँ पर हमारा जो आपने सुना होगा दैट इज़ कॉल्ड प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर आपको देखने को चेंजेस मिले। अब प्रियम्बल को मैं इन शॉर्ट क्या बोलूँ, मान लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानो। कई बार लोग इन्हें समरी बोल देते हैं, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
कई बार लोग इन्हें आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। तो अलग अलग नामों से प्रियम्बल को जाना जाता रहा है। इन शॉर्ट अगर आप प्रियम्बल पढ़ लेते हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी कितनी चीज़ें हैं। तो अगर मैं प्रियम्बल की बात कर रहा हूँ, सो प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वायदा बेसिकली इसके थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। डेमोक्रेटिक पहले से ही प्रेजेंट था, याद रखिएगा। और एक और वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड सोवरेन। 5 वर्ड से मिलकर बनता है हमारा ये सोवरेन, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक। ये आपको पता होना चाहिए, एस की पावर 3 DR, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। द राइट आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर। फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं। हम देखो जनरल सी बात है, फंडामेंटल तो आर्टिकल 14 से 32 तक आते हैं। बट अगर आपने देखा हो पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, पार्ट यानी कि पार्ट कौन से पार्ट की बात कर रहा है, पार्ट 3 की बात कर रहा है। तो पार्ट 3 कौन से आर्टिकल से आता है तो बता देता हूं आपको। पार्ट 1 कम्स फ्रॉम बेसिकली आर्टिकल 1 से 4। पार्ट 2 सिटीजनशिप, ठीक है, जो आता है आर्टिकल 5 से 11। पार्ट 3 जो अभी हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट, जो आने वाला है आर्टिकल 12 से लेके 35। तो राइट आंसर इज ए। पार्ट 4, ये वाली बात याद रखिएगा, पार्ट 4 दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ नहीं DPSP, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और आता है पार्ट 4A, जहाँ पर एक आर्टिकल आता है जिसका नाम है पार्ट 4A के अंदर एक आर्टिकल आता है और जिसका नाम है टोटल आर्टिकल 51A, और जिसके अंदर आती है हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। याद रखिएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये इन शॉर्ट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अपना पार्ट 5 यूनियन वाला पार्ट आ जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल आ जाते हैं 52 से, जैसे प्रेसिडेंट की डेफिनेशन दी गई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक हम आगे वाले क्वेश्चन में चले गए, बट द राइट आंसर इज ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द 13th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये इसकी बात जो है 30 नवंबर को 2024 को ये एक्सरसाइज हुई है, यानी कि लास्ट मंथ, जस्ट एक महीने पहले, ठीक है। बिकॉज आई एम ऑन 31 दिसंबर, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 30 नवंबर 2024 यानी कि जस्ट एक महीने पहले हुई है। एंड दिस इज द एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द सिंगापुर आर्म फोर्सेस, दोनों के बीच में हुई है। एंड द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज इज कॉल्ड अग्नि वॉरियर। मिलिट्री एक्सरसाइज पर मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो उनको एक बार देखिएगा जरूर, मैंने काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7, हरप्पन साइट सुक्ता गेंदोर। अब सुक्ता गेंदोर के बारे में पूछ रहा है, सुक्ता गेंदोर इज अ बैंक ऑफ विच रिवर। तो बता देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए हमारी इंडस वैली की नॉर्थ में आती है मांडा, पूरी बात सुनिएगा। इधर आ गया आपका सुक्ता गेंदोर, इधर आ गया आपका टोटल 4 जगह से है। इधर आ गया आपका दाइमाबाद, और आ गया यूपी का आलमगीरपुर। अब इंडस वैली में मांडा हो गया आपका नॉर्थ में, ये हो गया आपका साउथ में, ये हो गया आपका ईस्ट में, ये हो गया वेस्ट में। इसके पास की जो रिवर बह रही है उसका नाम है डास्क। तो राइट आंसर हो जाएगा डास्क। ये आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, ये महाराष्ट्र में आता है। और यहाँ जो रिवर है उसका नाम है प्रवरा। यहाँ जो रिवर है मांडा में दैट इज कॉल्ड चेनाब, और आलमगीरपुर यूपी में आता है दैट इज कॉल्ड हिंडन। तो आई होप इससे आपको इंडस वैली के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पा पूछिए। अब देखिए यहाँ अगर ऊपर पड़ रहा है तो आपके पंजाब वाले एरिया के आसपास में एक जगह पड़ती है रूपार, तो ये आपकी नॉर्दर्न मोस्ट साइट में आ जाएगी। यहाँ इस क्वेश्चन में जानबूझ के मैंने आपको मांडा ना देते हुए रूपार दिया ताकि ज़्यादातर लोग गलत कर दें, ठीक है। हालांकि हड़प्पन साइट का एक एग्जाम्पल है, मोहनजोदारो अलग है, कालीबंगन अलग है, बट रूपार ये सबसे ऊपर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द ट्रीटी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में है ये, बिकॉज अभी मैं आपको बता दूं, कल रिसेंटली मेरी एक बंदे से मीटिंग हुई एंड ही वॉज टेलिंग टू मी, सर वी आर वर्किंग विद DRDO, हम DRDO के साथ काम कर रहे हैं, एंड आप प्रोजेक्ट बेसिकली
डीआरडीओ के साथ हमने एक हमने डिवाइस बनाया है, डिवाइस को हमने लॉन्च किया है। तो उसको ना हम चिमनियों में लगाएंगे, जो चिमनियाँ होती हैं आपकी, उन चिमनियों में लगाएंगे और यहाँ पर उसको प्लेस करेंगे, जिससे उससे निकलने वाला जो कार्बन एमिशन हो रहा है, बेसिकली जो कार्बन जो निकल रहा है प्रॉपर तरीके से, कार्बन एमिशन को हम कर पाए, प्रॉपर तरीके से कार्बन को ख़त्म कर पाए, जो हमें, जिससे हमारे जो अभी नेट रीच है वो बाय द 2050 एक्चुअली 2050 तक वो हम जीरो कर पाए। बट जो उनको टारगेट दिया गया है लोगों को, वो 2048 का दिया गया है, बिफोर द 2 years ऑफ द टारगेट ऑफ द पेरिस ट्रीटी, है ना। तो बेसिकली इट इज़ अ पेरिस ट्रीटी है, जहाँ ये सारी बातें बताई गई हैं कि 45, यानी कि मैं सच बोलूँ तो ये आंकड़े 2030 तक 40% से 45% तक इनको एमिट किया जाए, कार्बन एमिटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जिससे कि कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे हमको इन्वायरमेंट बहुत क्लीन एंड नीट एंड क्लीन और बहुत सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है ना। तो ये वेस्ट को बचाना, इन सब चीज़ों से निकलना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो द राइट आंसर इज़ पेरिस ट्रीटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एज पर द विच समिट ट्रीटी सम कंट्रीज वांट्स टू, ओके दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो डॉलर को रिप्लेस करना चाहती है। तो मैं बता देता हूँ भाई साहब क्या होगा। देखो आपको पता है मार्केट में डॉलर का बोला बाला है, यानी कि अगर पूरे मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ या वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो अगर सपोज करो इंडिया ने अपना जो मैक्सिमम ट्रेड, अगर इंटरनेशनल ट्रेड करेगा तो किस में करेगा, डॉलर में करेगा। वहीं अगर रशिया को करना पड़ता था एक टाइम पहले, डॉलर में करना पड़ता था। चाइना अगर करेगा तो किस में करेगा, डॉलर में करेगा। यानी कि कोई भी कंट्री अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहेगी तो मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 80 से 85% जो ट्रेड करती है वो डॉलर में करती है। ये तय है, ये तय है, एक्चुअली सच में है, बिकॉज डॉलर की मोनोपोली है मार्केट में। नाउ द कंट्रीज लाइक ब्रिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिक्स, दैट इज कॉल्ड ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी ब्रिक्स समिट हुआ 2024 में, ठीक है, ब्रिक्स समिट हुआ 2024 में। राइट आंसर इज डी फॉर दैट क्वेश्चन। उसके दौरान इन्होंने एक ब्रिक करेंसी लॉन्च करने की बात करी, जो अगर ये पांचों कंट्रीज आपस में ट्रेड करना चाहें एक दूसरे के साथ कर सकती है। अब रशिया अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है, चाइना अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है। तो सोचो इन 5 कंट्रीज में से 3 वो कंट्रीज हैं जो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल मार्केट पर छाई हुई हैं। अगर वो अपनी करेंसी लॉन्च कर दें तो क्या यूएसए के डॉलर को आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। इसीलिए यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देने की कोशिश करी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि ब्रिक चाहती है ये काम करे, और माइट भी पॉसिबल आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एनीथिंग कैन बी हैपन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, विच इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो सबसे पहले आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आती है आपकी दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आती है आपकी मीजोस्फेयर। उसके बाद आती है आपकी थर्मोस्फेयर, और बाद में आती है आपकी एक्सोस्फेयर। 5 लेयर से आपका एटमॉस्फेयर बनता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट इट्स जस्ट कह सकते हैं कि लेयर्स है, इट्स लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ लेयर्स, ठीक है, जो हमारी अर्थ पे है। तो अगर मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ तो बोल रहा है कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, ठंडी लेयर कौन सी है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा टेम्परेचर गिरेगा, बट ज़्यादा ऊपर चला जाऊँगा तो सनलाइट की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, है ना, कम ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं कोल्डेस्ट लेयर की बात कर रहा हूँ तो मीजोस्फेयर इज द लेयर, मीजोस्फेयर इज द लेयर जो कि कोल्डेस्ट लेयर है, जो कि कोल्डेस्ट लेयर है। क्योंकि अब आप बोलोगे सर स्ट्रेटोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको यूवी रेज देखने को मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर। इसी के पार्ट में ओजोन लेयर, जनरली आपको ट्रोपोस्फेयर जो है वो 0 से 18 किलोमीटर तक देखने को मिलती है इक्वेटर पे, और 0 से 8 किलोमीटर देखने को मिलती है पोल पे, ठीक है। अब ये 18 से 20 किलोमीटर तक जो आती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर कांस्टेंट रहती है, यानी कि टेम्परेचर गिरता नहीं है, ठीक है। बट 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के बीच में, यानी कि आपका मीजोस्फीयर, ये रहा स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं इसको, जहाँ पर मीजोस्फीयर खत्म होती है, स्टार्ट होती है। तो इस जगह पे ये ओजोन लेयर का बोला वाला, इसलिए गर्म रहती है। बट 50 किलोमीटर के ऊपर जाते ही टेम्परेचर दोबारा गिरना स्टार्ट होता है, और इसीलिए कोल्डेस्ट लेयर है। अब इससे ऊपर सन की रेडिएशन मिलेंगी आपको, इसीलिए ये जो लेयर है ना थोड़ी गर्म रहेंगी। तो द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कॉल्ड मीजोस्फीयर। चलिए ओजोन लेयर की पूछ रहा है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया इस बारे में कि अगर मैं इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर को लेते हैं तो पहले तो नीचे ट्रोपोस्फीयर जो है वो आपको इक्वेटर पे 18 किलोमीटर देखने को मिलती है, और पोल्स पे 8 किलोमीटर देखने को मिलती है। ये एल्टीट्यूड बता रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और यहाँ -45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, याद रखिएगा। अब इसके ऊपर जब जाऊँगा तो यहाँ 2 किलोमीटर तक, ये टोटल 18 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ 20 किलोमीटर तक
20 किलोमीटर तक ये आपको स्ट्रेटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट चलेगा। एंड इसके ऊपर अब यहाँ ओजोन लेयर है हमारी। अब ओजोन लेयर में यहाँ ड्यू टू द रेडिएशन एंड ड्यू टू द एवरीथिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे बिकॉज हीट यहाँ ज़्यादा है और इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे। इसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। टेम्परेचर दोबारा रेज करेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा कितना, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो लगभग आपको 150 डिग्री सेल्सियस का चेंज देखने को मिलता है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ जाते जाते जो टेम्परेचर है ना वो +50 डिग्री के समथिंग, 70 डिग्री समथिंग हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है जानने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कम ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 13। भरतनाट्यम इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? भरतनाट्यम कौन से स्टेट का फेमस डांस है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एफकेट में भरमार मिलेगी। हालांकि ये जो डांस है इट इज़ अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस। भरतनाट्यम कौन सा डांस है? ये क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, दैट इज कॉल्ड इन तमिलनाडु में, ठीक है। अगर वहीं मैं आंध्र प्रदेश के फेमस के डांस की बात करूं तो आंध्र प्रदेश का जो फोक डांस है दैट इज कॉल्ड कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज द फेमस डांस। असम का आपको पता ही होगा सबसे फेमस डांस जो कि फोक डांस है, अगेन दोबारा, वो है दैट इज कॉल्ड बिहू। बिहू असम में बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। केरला का अगर मैं आपको बताऊं तो केरला का फेमस डांस है दैट इज कॉल्ड कथकली। आपने सुना होगा इसका भी नाम, तो कथकली है ना। वहीं अलग अलग जगह के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अगर मैं छोटा मोटा एग्जांपल दे दूं तो उड़ीसी इज़ अ फेमस डांस ऑफ उड़ीसा, लवनी इज़ अ फेमस डांस ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, जैते इज़ अ फेमस डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसी के अलावा जोरा अगेन उत्तर प्रदेश, कजरी अगेन उत्तर प्रदेश, रासलीला जो कि आपने वृंदावन में बहुत सुनी होगी, इज अगेन डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, फेमस डांस है ना। नौटंकी उत्तर प्रदेश, झूमर से अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग अगर जनरल सा मैं एक अंदाजा दूं, लोग झूमर को लिंक करेंगे कि झूमर जो डांस है वो शायद क्या होता है गुजरात का हो, बट नहीं, झूमर इज द फेमस डांस ऑफ हरियाणा। याद रखिएगा, झूमर इज द फेमस डांस ऑफ हरियाणा से लिंक कर रहा है। तो डोंट लिंक इट झूमर विद एनी ऑफ अदर स्टेट। इसके अलावा अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वो गरबा और पंजाब में भांगड़ा, ठीक है। चाहू जैसे एक जो डांस है दैट इज कॉल्ड इन वेस्ट बंगाल। एंड ये आपको डांस एटलीस्ट पते होने चाहिए कि इतने फेमस डांस कहाँ कब किए जाते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई साहब लार्जेस्ट नंबर ऑफ जुरिडिक्शन कौन सी हाई कोर्ट कवर कर रही है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट कैसे कवर कर रही है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट कवर करती है आपका सबसे पहले असम, याद रखिएगा क्योंकि असम के अंदर ही गुवाहाटी है, ठीक है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, ठीक है, और चौथा आ गया आपका मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा 4 स्टेट्स को कवर कर रही है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये वाली बात याद रखिएगा। मुंबई हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मुंबई हाई कोर्ट में आती है आपकी महाराष्ट्र की सारा लेखा देखा, गोवा का आता है आपका, दादर एंड नागर हवेली आता है आपका, और अब दमन दीव भी माना जाएगा अलग तरीके से। पहले दमन एंड दीव एक था, बट दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, बट अभी दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो यहाँ भी ओवरऑल अलग अलग माना जाएगा, बट कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना एक बड़े लेवल पे एज ए स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ तो यूटी भी काउंट हो चुकी है, ठीक है। दादर नागर हवेली एंड दमन दीव बोथ कम्स अंडर द यूटी। तो 2 स्टेट 2 यूटीज़। इसके अलावा ये बराबर का हिस्सा आएगा, 2 स्टेट एंड 2 यूटी कौन सी हाई कोर्ट कर रही है, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नाउ पंजाब हाई कोर्ट इज डूइंग विद हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़, ठीक है। याद रखिएगा हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब के बीच की जगह है चंडीगढ़, तो ये वाली बात आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हु सेंग्स द वंदे मातरम सॉन्ग? मैक्सिमम बच्चे शायद इसको गलत करके आ सकते हैं, बिकॉज वंदे मातरम लिखा किसने है वो सबको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में संस्कृतसाइज जो बंगाली होती है उसमें लिखा गया था, बट वंदे मातरम जो वंदे मातरम है हमारा, उसका मतलब क्या है? बंग दैट इज टोटली रिलेटेड टू द मदर, कहीं ना कहीं मदर को डिनोट कर रहे हैं, है ना। इसका मीनिंग यही है कि आई प्रेज द मदर, है ना। याद रखिएगा वंदे मातरम का मतलब यही है कि आई प्रेज द मदर, मैं मदर को प्रेज कर रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज द मीनिंग ऑफ वंदे मातरम, ठीक है। नाउ जो यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था एज ए नेशनल सॉन्ग इन 1937, दैट वाज अडॉप्टेड इन 1937 बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, या कांग्रेस बोल सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। पहली बार गाया गया था इसे 1896 में,
1896 में, और गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। तो आई होप ये आपको पता होगा। और ये पहली बार जब पब्लिश हुआ था ना, तो वो 1882 में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था, नोवेल था एक आपका, दैट इज कॉल्ड आनंद मठ, आपने सुना होगा आनंद मठ। तो पहली बार उसके अंदर पब्लिश हुआ था, हालांकि अंग्रेजों ने इसको बैन भी कर रखा था कुछ टाइम के लिए, आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट, अरे बहुत सिंपल आंसर है, मैं पहले बता चुका हूँ, उसका आंसर होगा राज्यसभा। जहाँ आपको हाउस ऑफ द पीपल देखने को मिले वहाँ लोकसभा, और राज्यसभा का ही दूसरा नाम अपर हाउस है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज राज्यसभा एंड द अपर हाउस, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी बोथ आर राइट, ठीक है। एंड लोकसभा एंड लोअर हाउस, ये भी अगेन अलग है क्वेश्चन है इसके अंदर, लोकसभा एंड लोअर हाउस आर द सेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी जो बन के टोटल थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 389 मेंबर्स थे इसके अंदर, 389 मेंबर्स थे। जहां पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, तो वहाँ जब पहली मीटिंग हुई थी तो हमारे यहाँ पर बने थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट, और टेम्परेरी प्रेसिडेंट 2 दिन के लिए बने थे। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पहला प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए आपसे जनरली, तो राइट आंसर विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। क्यों भाई साहब? क्योंकि परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे ना 2 दिनों के बाद ही 11 दिसंबर को 1946 में, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पर जब तक आपसे ये वर्ड ना बोला जाए कि हमारे यहाँ के टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तब तक आप सचिदानंद सिन्हा का नाम ऐड नहीं करोगे। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, कहने को हैं बट टेम्परेरी थे 2 दिन के लिए, पर परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को देखा जाता रहा है। और HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी को भी 11 दिसंबर को एज ए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया। एक एडवाइज़र भी थे इस बीच में हमारे, और एडवाइज़र का नाम था BN राव, याद रखिएगा, BN राव वॉज एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बात को लगा नियोलिथिक एज वॉज फेमस फॉर, देखिए क्वाड्राइट के लिए थी, पैलियोलिथिक एज वॉज वेरी फेमस, उसके अलावा शार्प टूल्स बोल सकते हैं, मीजो में देखे गए हैं, न्यू में भी देखे गए हैं बहुत बड़े अमाउंट पर एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई एज फेमस थी तो वो नियोलिथिक थी। न्यूलिथिक इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर, एंड प्रिंटेड पोट्रीज के लिए थी चालकोलिथिक है। चालकोलिथिक वही है जहाँ कॉपर मिल गया था। इसके बाद अगर मैं जनरल सी बात करूँ तो लगभग अगर मैं लेके चलूँ IBC से पहले का टाइम 3300 BC का टाइम, तो इससे पहले हमें सबसे पहले मिलने वाला मेटल जो था वो कॉपर था। कॉपर के बाद यहाँ पर IBC के टाइम पर हमको ब्रॉन्ज मिला, और लगभग 1750 का टाइम ख़त्म हुआ, वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ। 1500 से लेकर 1000 BC तक हमारा वैदिक कल्चर चला, अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। और इस अर्ली वैदिक पीरियड में हमको मिला था स्टार्टिंग में सबसे पहले ऋग्वेद हमारा, और बाकी के हमारे जो तीनों वेद थे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, वो 1000 से 600 BC तक आए हैं। और 1000 से 600 BC में जो हमारे वेद आए हैं, उन वेदों में हमें सबसे एंड में मिला है आयरन। और आयरन मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होगी, जब आयरन मिल जाएगा एट द लेटर वैदिक पीरियड एंड में, तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा महाजनपद काल आपको स्टार्ट होगा, जहाँ आपको 16 महाजनपद मिलेंगे, जिसमें मगध सबसे ऊपर का महाजनपद उभर के आएगा, याद रखिएगा। और जब भी आप मगध महाजनपद को पढ़ने जाएंगे तो एक ट्रिक याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड हसीना, ठीक है, मान जाएगी। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है, हसीना मान जाएगी, दैट इज कॉल्ड हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी, और मान जाएगी फॉर मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। हसीना मान जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो आई होप ये आपको समझ आएगी। ये चारों डायनेस्टी जो मैंने बताई ना, ये बहुत फेमस डायनेस्टीज़ हैं सारी की सारी, और वो भी किसकी हैं? मगध एम्पायर की, ठीक है। चलिए नाउ एज पर द जवाहरलाल नेहरू, भाई साहब ये देखिए पूरा दुनिया जो थी ना, संविधान जब बन रहा था तो वो प्रियम्बल को अपना सोल एंड कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे। एकमात्र BR अम्बेडकर थे जो बोलते थे कि अगर कोई सोल है या कुछ भी है तो यानी कि आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने ही सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबने प्रियम्बल को ही सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना है, ये वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट सीरीज कॉल्ड महाकुंभ ऑर्गेनाइज होने जा रहा है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के अंदर, और महाकुंभ 2025 में इस बार 12वां महाकुंभ लग रहा है टोटल इलाहाबाद के अंदर, यानी कि टोटल 140 ईयर्स। तो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कई करोड़ों की संख्या में हमारे यहाँ भक्त और जितनी भी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा इस महाकुंभ का हमारा मोटो क्या है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ दिस टाइम महाकुंभ इज कॉल्ड अ ग्लोबल सेलिब्रेशन फॉर कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड मॉडर्निटी। द राइट आंसर इज बी। एंड द स्वर्णिम भारत जो है ये हमारे अपकमिंग इंडिपेंडेंस डे का जो है मोटो होने जाने वाला है,
ठीक है, याद रखिएगा आई होप। और अभी आपको पता है 9 जनवरी आने वाली है 2025 की, जस्ट 9 दिन बचे हैं। तो 9 जनवरी को क्या होता है, भारतीय प्रवासी दिवस, यानी कि दैट इज कॉल्ड NRI डे। जब गांधी जी पहली बार इंडिया में आए थे तो यहाँ पर आपको डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू आवर विकसित भारत, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और विकसित भारत ये हमारी जो नॉर्मल थीम रही है पिछली बार की जो रही है, ठीक है। बट अभी आप ये वाली बात याद रखें कि महाकुंभ की जो थीम होने जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। सो गाइज, दिस इज मोहित शर्मा फ्रॉम दिल्ली ब्रांच, ठीक है, जो आपको जो वीडियो दिखा रहा है, जो ले रहा हूँ मैं। तो अगर कभी भी आपको कोई भी डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग किसी भी चीज़ को लेके, इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द सीरीज, देन यू कैन कम टू द ब्रांच एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, है ना, विद द नंबर दैट इज रिटन देयर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली सीरीज़ में, एंड आई होप आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ, बहुत जल्द ज्वाइन करो। सो जय हिंद, वंदे मातरम। डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।